तो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में कुछ सवाल जो आए हैं परीक्षा के अंदर में जेईई एडवांस के अंदर उनको हल किया। और आपने देखा होगा कि अगर अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ठीक हैं, मालूम हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। कोई अलग से कोई नई टेक्निक्स उसके अंदर में नहीं लगती हैं। जो इक्वेशंस, जो फार्मूले, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं अपने किताबों के अंदर में, टेक्स्ट बुक्स के अंदर में, उतने का ही उपयोग करना होता है। तो कोई इस तरह का मिथ मत पालिएगा कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत कठिन है। उसी का प्रत्यक्ष करने के लिए ही ये सारी कवायद हो रही है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल लिए, हमने थोड़े से मैकेनिक्स के भी सवाल लिए, आज भी एक वेव्स का, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सवाल लिया। आज भी हम लगभग उसी पैटर्न पर हैं। पहला जो सवाल हम ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या, उसी पर है। और दूसरा अगर समय रहा तो मैकेनिक्स का एक सवाल हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। रेक्टेंगुलर लूप बना है, ऐसा रेक्टेंगुलर लूप बना है और उसमें डी डिस्टेंस ऐसा मार्क किया हुआ है और फिर यहाँ 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई लिखी हुई है और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई लिखी हुई है और x इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल की तरफ और y वर्टिकल की तरफ। चित्र में वर्टिकल, ब्लैक बोर्ड में वर्टिकल, आपके नोटबुक में दोनों ही हॉरिजॉन्टल होंगे, x और y दोनों ही हॉरिजॉन्टल होंगे क्योंकि नोटबुक टेबल पर रखी होती है, पूरा प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है उसका। लेकिन हम इसको वर्टिकल बोलते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड के अनुसार हम चर्चाएं करते हैं। ऐसा चित्र बना है। जब आप सवाल पढ़ते जाएं तो कोई चित्र भी बनाने की अगर उसमें गुंजाइश हो तो वो चित्र भी बनाते चलें। ये इसलिए है कि जो सवाल हम पढ़ रहे हैं उसको हम दोबारा रिवाइज वहाँ भी कर रहे हैं। जब हम वहाँ एक लाइन खींच रहे हैं और 10A लिख रहे हैं तो हम दोबारा से अपने को बता रहे हैं कि यहाँ एक तार है और 10 एम्पियर का करंट है। जो पढ़ करके हमने समझा उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छा रहता है। सो ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर is in XY plane as shown in the figure. It is being moved away from a thin and long conducting wire. It मतलब loop, हाँ loop. तो it is being moved away from a thin and long conducting wire. तो ये जो वायर है ये thin and long है और conducting तो है ही, और along the direction √3/2 I cap plus 1/2 J cap. तो ये जो लूप है ये इस थिन वायर से दूर ले जाया जा रहा है। इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम ए थिन एंड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। ये है वो थिन एंड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर और इस लूप को इससे दूर ले जाया जा रहा है, इस करंट से, इस तार से दूर ले जाया जा रहा है। और किस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है तो डायरेक्शन बता रखा है √3/2 I cap, यानी इसको कुछ ऐसे लेके जा रहे हैं। तो जो वेलोसिटी है वो है √3/2 I cap और प्लस 1/2 J cap। तो इस डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। कुछ मैग्नीट्यूड होगा जो कि वो हम यहाँ पे V0 लिख रहे हैं इस समय में, विथ ए कांस्टेंट स्पीड V। ओके, ये लिखा हुआ है कि विथ ए कांस्टेंट स्पीड V, ये V कांस्टेंट है और स्पीड है वो। ये यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका 1 है, यही मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये एक्चुअल स्पीड है, इस लूप की एक्चुअल स्पीड। कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल, या कुछ रोटेशन भी हो रहा है? ये प्योर ट्रांसलेशन है। इस लूप के सभी हिस्से एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं ऑल द टाइम। तो ट्रांसलेशन मोशन इस प्रकार से इसको दिया जा रहा है, अपने पैरेलल ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ये पूरा लूप अपने पैरेलल ऐसे शिफ्ट हो रहा है।
The wire is carrying a steady current capital I equal to 10 ampere in the positive x direction. ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हमने, ये वायर है, इसमें पॉजिटिव x डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट बह रहा है. A current of 10 microampere flows through the loop when it is at a distance d equal to 4 centimeter of the wire. A current of 10 microampere flows through the loop. इस लूप में से 10 माइक्रोएम्पियर का करंट बहता है. कब? जब d बराबर 4 सेंटीमीटर होता है. यानी चूंकि ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है तो ये d बदल रहा है ना, ये d बदल रहा है. तो किसी टाइम पे इस d का मान 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. उस समय इस पे जो करंट है वो 10 माइक्रो एम्पियर का हो जाएगा. ऐसा लिखा है. अब आगे है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज 0.1 ओम. तो ये भी बता दिया यहाँ पे कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो 0.1 ओम है. इस लूप का जो रेसिस्टेंस है वो 0.1 ओम है. और आपसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ V इज मीटर पर सेकेंड में, गिवन द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर. ऐसा ये पूरा सवाल है. तो हमें ये V निकालने को कहा जा रहा है. हमारे प्रश्न के अंदर में ये V अननोन है, ये निकालने को कहा जा रहा है. और इस हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि ये ऐसा जब चल रहा है और ये डिस्टेंस ये D 4 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय में इसमें एक 10 माइक्रो एम्पियर का करंट इसके अंदर में आता है. इसमें आता है. क्यों आ रहा है? ये करंट आ ही क्यों रहा है? हाँ, ये करंट आ ही क्यों रहा है? इसमें तो कोई बैटरी वगैरह नहीं दिखाई जा रही है. तो इसमें ये करंट आ रहा है. और इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है फ्लक्स. बिल्कुल. तो फ्लक्स चेंज होने से करंट आना है क्या? करंट मतलब ये देखो, ये तार है. ओके, ये एक तार है. इस तार के अंदर में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उन्हीं से तो करंट आना है ना. तो कुछ कहीं मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करके एक फ्लक्स नाम की चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं. और टाइम बदलने से या तो वो एरिया वेरिया कुछ बदल रहा होगा, या तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ बदल रहे होंगे, कुछ तो हो रहा होगा जिससे वो B इंटू ए नाम का जो क्वांटिटी है वो बदल रही है. उससे इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिक्कत है? इनको चलने की क्या ज़रूरत है? वो करंट क्यों आना चाहिए यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे करंट आने ही क्यों चाहिए? मोशनल ईएमएफ क्रिएट हो जाता है. ये जो तार है करंट कैरिंग वायर है. वायर है, नॉट करंट कैरिंग, वायर है. ये सिंपल वायर है. वो सिंपल वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में, किस मैग्नेटिक फील्ड में? चेंजिंग वेरिंग. इस वायर के इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में, जो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है. बदल रहा है क्या? नहीं. इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड अभी है वह मैग्नेटिक फील्ड बाद में भी रहने वाला है ना. ये फील्ड बदल नहीं रहा है. यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं बदल रहा है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं बदल रहा है. लेकिन जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है अभी और उसी समय जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग. टाइम के साथ तो नहीं बदल रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है ये. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में लूप चल रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर चलता है और उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लॉरेंज फोर्स लगता है ना. लॉरेंज फोर्स लगता है. कैसा? क्यू V क्रॉस B. ऐसा. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है
जो चलने के, तार में बहने के लिए, इधर उधर जाने के लिए फ्री है, और लूप पूरा का पूरा चल रहा है। लूप पूरा का पूरा चल रहा है, जो वेलोसिटी दे रखी है उस वेलोसिटी से पूरा का पूरा लूप चल रहा है, उसके साथ साथ वो फिर इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे हैं, क्योंकि उसी में घुसे पड़े हैं वो। तो इसलिए तार चला, साथ में उनको भी ढो करके लेकर के गया। ये वेलोसिटी वो है, ये लूप पूरा का पूरा इस वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, तो सभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उन इलेक्ट्रॉन्स पे वेलोसिटी है, और उस जगह पर बी भी है, इसके कारण से बी भी है। ये फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और फोर्स लग रहे हैं तो वो उसको चला रहे हैं। तो इस कारण से इसके अंदर में करंट आता है। तो इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशन के कारण से मोशनल ईएमएफ, तो उस कारण से ही आ रहा है। फ्लक्स चेंज का जो मामला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सबने पढ़ रखा है, वो डी फाई डी टी, उसके कारण से ईएमएफ बनता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। तो उसके कारण से नहीं बनता, इसके कारण से ये नहीं बनता, इससे उसका मान पता चलता है। कारण यहां है, हाँ? कारण यहां है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगा, और लगा तो लगा भाई, फोर्स है वो तो चलवा देगा, और चल देगा। तो फिर वो जो भी कंडक्टर का अपना हिसाब किताब है, किधर चलेगा, किधर मुड़ेगा, कहाँ लूप आ गया तो मोड़ आ गया, अपना वो चलेगा, अपना उसका काम चलेगा, सब मिल करके ये। लेकिन ये जो है, ये मूल कारण ढूंढेंगे, इलेक्ट्रॉन चला क्यों, फोर्स किसने लगाया। कोई चीज रेस्ट में हो और चल पड़े तो कोई फोर्स लगाएगा तभी तो चलेगा ना, बिना फोर्स लगाए तो नहीं चलेगा। फोर्स किसने लगाया तो इसने लगाया, ये है उसके लिए जिम्मेदार। परंतु हमें उसका जो मैग्नीट्यूड चाहिए, इस सारे करंट्स को, सारे चार्जेस को मूव कराने के लिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड ने मशक्कत की है, उसके कारण से कुल मिलाकर के हम कहते हैं कि ईएमएफ पैदा हुआ है। और वो ईएमएफ से आप ओम्स लॉ के अनुसार रेसिस्टेंस से भाग लगा करके कर सकते हो, काम कर सकते हो आगे। ये जो चीज है, ये हमारे कैलकुलेशन करने का डिवाइस है। आपको पता करना है ना, तो आप यहां से चल के करोगे तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक इंटरमीडिएट इक्वेशंस है जो कि आप सीधा उसका उपयोग कर सकते हैं। यहीं से मिल जाएगी ये इक्वेशन भी, लेकिन आप इसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। ये करो, ईएमएफ निकाल लो, और ईएमएफ निकाल लो, फिर उसका रेसिस्टेंस से भाग दे दो, वो आपको करंट भी मिलने वाला है। तो हमारी योजना क्या है, पहले इसको हम समझ लिए। हमारी योजना क्या है, हमारी योजना होगी कि हमें डी फाई डी टी चाहिए। डी फाई डी टी के लिए फाई चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तभी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें चाहिए, तो फाई निकालना अपने को, फ्लक्स निकालना अपने को। तो इसके ऊपर फ्लक्स निकालेंगे कब, किसी जनरल इंस्टेंट पे, किसी जनरल टी टाइम पे फ्लक्स निकालेंगे। और वो फ्लक्स जब निकल जाएगा, कोई इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, तब फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उसका हम यहाँ से ईएमएफ बताएंगे, और वो ईएमएफ बताने के बाद हम उसका करंट निकालेंगे। और ये सब करने में ये भी बीच में आने वाला है। ये सब डी फाई डी टी जब निकालेंगे तो ये भी रहेगा ना साथ में, ये रहेगा साथ में कहीं ना कहीं पर। तो फिर उसके लिए हमें बता रखा है कि कुछ करंट, इतना करंट बनता है, इतना करंट बनता है एक खास इंस्टेंट पे, जैसे में डी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो उससे जब हम निकालेंगे कितना ईएमएफ है, हम निकालेंगे बटा आर कितना हुआ, हम निकालेंगे करंट कितना हुआ। हमने भी निकाला, करंट भी निकाला, लेकिन उसमें एक वी आ रहा है, साथ में एक वी चला आ रहा है। तो उन्होंने जो वैल्यू दिया है उसके साथ मैच कराएंगे, वहां से भी निकालेंगे। ये योजना है। तो हमारे किसी भी सवाल को हल करने के लिए, जेईई एडवांस हो चाहे कोई भी सवाल हो, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ सवाल हो, पहले सवाल को खूब पढ़ना,
ढंग से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना और समझना कि इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं और क्या क्या करने को हमें कहा गया। जब अच्छी तरह वो समझ आ जाए तब वो रास्ते की भी एक कल्पना कर लेना कि किससे क्या करूँगा तो क्या मिलेगा, फिर उससे क्या करूँगा तो क्या मिलेगा, फिर उससे क्या करूँगा तो ये मिलेगा जो हम ढूंढ रहे हैं। तो उसकी भी एक योजना कर लेना और वो योजना कर लेने के बाद उस योजना के अनुसार अपना गणित कर लेना। तो बहुत अच्छे से स्टेप्स हैं ये करने के। किसी भी सवाल को, गणित का भी सवाल हो, फिजिक्स का भी सवाल हो, बोर्ड के इम्तहान के लिए भी कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हैं, सवाल को पढ़ना, पढ़ते समय उत्तर के बारे में नहीं सोचना, पढ़ते समय इक्वेशन के बारे में पढ़ते समय नहीं सोचना। पढ़ते समय का एक ही एजेंडा है कि जो लिखा है वो समझना है, क्या लिखा है, कैसे हल होना है वो नहीं सोचना है, क्या लिखा है उसको समझना है, लिखा ये है, उसके लिए पढ़ना है। उस समय न सॉल्यूशन को सोचना है, न फॉर्मूले सोचना है, न इक्वेशन सोचना है। और जब पढ़ लिया, समझ लिया, फोटो भी बन गई, पूरे दिमाग में बैठ गया, तब सेकंड स्टेप है अब सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, किधर से जाना। और वो जब वो रास्ता तय हो गया, समझ आ गया कि अच्छा ऐसा करने से यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर क्या है, फिर तो जो नंबर दिए हुए हैं उनको वहाँ प्लग इन करना है और गणित करना है। गणित करना तो आता ही है। तो ऐसा जी सर वो जो फोर्स की इक्वेशन लिखी हुई है वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, तभी भी फोर्स लग रहा है वो तो ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना कहाँ जरूरी है? अगर आप एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को क्यू वेलोसिटी से चला दें तो कुछ घूमता होता है ना, सर्कल वर्कल में चलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फोर्स तो लग ही रहा है। तो सर उसके बाद फिर जब मैग्नेटिक फील्ड उस फॉर्मूला के साथ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पर जो फ्लक्स वाला फॉर्मूला है, हाँ, तो मैग्नेटिक टाइम का चेंज होकर हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो ये है इसमें जो फ्लक्स है वो तो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। इसीलिए तो फोर्स अलग चीज थी और फ्लक्स अलग चीज थी। ड्राइव किसने किया? इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव किसने किया? उसमें करंट बढ़ाने के लिए लूप में फोर्स ने किया, फ्लक्स ने नहीं किया। ओके, लेकिन वो क्यों ड्राइव किया? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी थी। वेलोसिटी होने के कारण से वो पूरा लूप चल रहा था, तो पूरा लूप चलने के कारण से और जो फ्लक्स है उसमें शायद परिवर्तन हो सकता है। क्यों? अभी यहाँ है, अभी यहाँ पहुंच गया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहले जितना था उतना ही है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जितना था उतना ही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जितना यहाँ है उसकी तुलना में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग है ना, तो जब ये लूप यहाँ पहुंचेगा तो फ्लक्स दूसरा मिलेगा, तो फ्लक्स तो टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी के कारण से, लूप के मोशन के कारण से, इसीलिए मोशनल कहते हैं, उसके लूप के चलने के कारण से ये यहाँ से जो यहाँ पहुँच गया है और यूनिफॉर्म नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है। तो जब ये यहाँ से वहाँ पहुँचेगा तो उसको नजर आएगा कि अच्छा आप तो कमजोर वाले मैग्नेटिक फील्ड में हम घुस गए। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाई चेंज कर देगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा, लेकिन फ्लक्स चेंज करेगा, एरिया भी चेंज नहीं करेगा। मजे की बात है, एरिया इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम। वो बकायदा 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बनाए तो बनाए, डिफॉर्म नहीं हो रहा है, छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। लूप का एरिया भी नहीं बदल रहा है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, बट फ्लक्स जो है थ्रू दैट लूप टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी सर, जैसे लूप को मूव कराते हैं तो समझ में आता है कि फोर्सेस लगेंगे और चार्ज सेपरेशन एक समय तक क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर केवल फील्ड ही चेंज हो रही है जी हाँ, तब क्या कारण होता है? ये बहुत मजे का प्रश्न है
कि अगर लूप को मूव कराते हैं तब तो ये क्यू वी क्रॉस भी समझ आता है भाई, लूप मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी है, बी है तो कुछ फोर्स लग गया। लेकिन अगर बी चेंज करे, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करे, ना लूप चले न और कुछ हो, केवल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदले, और तब क्या हो, लूप चल ही नहीं रहा, लूप के जितने चार इसमें भुजाएं हैं, चारों भुजाएं अपनी अपनी जगह पर जमी हुई हैं, या और किसी शक्ल का लूप है तो बस अपनी अपनी जगह पर जमा हुआ है, पूरी शक्ल वैसी की वैसी है, केवल बी बदल रहा है, तब ऐसी हालत में फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, बी बदल रहा है, तब ईएमएफ कहाँ से आ रहा है और तब फोर्स क्यों लग रहा है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक तो वो प्रश्न आता है। करते हैं इसको, कर ले उसके बाद करते हैं इसको, आप याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। सर इस पे एक सवाल जो आपने बताया था सर, इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि जब हम लोग मूव करा रहे कंडक्टर को, तो कंडक्टर का जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले रिलेटिवली डिफरेंट पोजीशन पे, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग लग रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो डिपेंड करती है ना डिस्टेंस पे, तो रिलेटिवली अलग अलग पोजीशन पे है, तो अलग अलग वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ही हमने वेलोसिटी दी तो वो फोर्स लगना शुरू हो गई, अब हर एक पे लॉरेंस फोर्स अलग अलग लग रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ पे एक्यूमुलेट हो गया, एक तरफ नहीं हुए, तो ईएमएफ डेवलप हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन अपने को एक बहुत ये सुविधा वाला, बढ़िया वाला, सुंदर वाला, प्यारा वाला, क्यूट इक्वेशन हासिल है, और अपने को ये याद रखना चाहिए, जो मैं कह रहा था कि 20-25 से ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखना, तो उसमें से एक इसको भी 20-25 में गिन लेना। तो सब जितना आप मैकेनिज्म बता रहे हो ना, वो सब होकर के जो परिणाम मिलने वाला है, वो सब यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। तो इसलिए इसका भरपूर उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करी कि अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, तब जो होता है वो भी इसी से पता चल जाता है मुझे कि ये बात, उसकी चर्चा करते हैं अभी इसके बाद। हाँ सर, और मोशनल ईएमएफ का एक और एग्जांपल जो जनरली देते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक वायर है जो मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, एरिया कवर्ड इन टाइम, एरिया चेंज होता है। ओके, बोलिए। तो डी फाई बाई डी टी में फाई में जो एरिया है d dot A, तो थोड़ा सा इसको अभी एक किनारे रखते हैं, प्रश्न आ रहे हैं। तो एक प्रश्न आया था जिसमें कि कहा कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो तो फिर कैसे, ये क्यू वी क्रॉस भी तो है ही नहीं, एक वो प्रश्न आया, उसको मैं लूँगा। और एक ये भी प्रश्न आ रहा है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर बनाया हुआ था मैंने, यूनिफॉर्म, अभी मेरे सवाल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये तार के कारण से, और तार के कारण से फील्ड जो होता है वो तार से जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फील्ड घटता जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और एक वायर है या एक रॉड है और मेटालिक कंडक्टिंग, ये रॉड है और इसको हम ऐसा चलाते हैं, ये बहुत कॉमन पहला एग्जांपल यही दिया जाता है। हाँ, तो वैसी हालत में एरिया कवर्ड पर टाइम इज चेंजिंग। अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्या है मुझे बता नहीं, क्योंकि जो हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं फ्लक्स व्लक्स की, उसमें बाकायदा एक डेफिनेट एरिया हम लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ तार हो, लेकिन हमें पता है कि हम कौन सा एरिया ले रहे हैं। ये क्या है, इसने कितना एरिया स्वीप किया, उस पर आप फ्लक्स निकालो, इसने अब ज़्यादा एरिया स्वीप किया, इसने अब कम एरिया स्वीप किया, इसके ऊपर आप फ्लक्स निकालो, उसका डिफाई डी करो। तो ये कॉन्सेप्चुअली बनता नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअली बनता नहीं है। तो इसलिए हम लोग सीधा, इसमें बहुत आसान है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है। लूप कहाँ है, लूप तो है ही नहीं, लूप कहीं है ही नहीं, लूप का है सीधा, ये इसमें यहाँ तक जाने की जरूरत है क्या है, ये तो इतना सुंदर सा इक्वेशन मेरे पास बैठा हुआ है, उसी का इस्तेमाल कर लो, उसी का इस्तेमाल करके पता कर लो कि ऊपर कितना चार्ज जमा हो गया, नीचे कितना चार्ज जमा हो गया, बीच में कितना चार्ज जमा हो गया। ओके, और उसी से आपको सब करंट बहना ही नहीं है, करंट बहना है क्या, करंट बहना है क्या, लूप नहीं है तो जब करंट ही नहीं बहना है तो काहे का ईएमएफ निकालूं मैं, और ईएमएफ निकाल के करूं क्या, ईएमएफ निकालने के बाद
कोई लूप होता, वो उसमें ईएमएफ निकालते, उस लूप के रेसिस्टेंस में भाग लगाता, कुछ करंट वगैरह का पता चलता, तो एक खुशी होती कि कुछ निकला भाई। यहाँ तो वो है ही नहीं मामला, तो उस रास्ते जाने का लाभ नहीं है। उस रास्ते जाकर के कुछ हासिल हो जाता होगा वो ठीक है, लेकिन इससे मतलब एक तरफ एक वाला चार्ज आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा और वो बैलेंस हो जाएगा, वही वाला परफेक्ट मतलब सही रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक टाइम के साथ वेरी नहीं होगा तो भी फोर्स एक्ट करेगा। तो जब वो वेरी नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लग के क्या वो चार्जेस को सेपरेट कर देगा? तो बिना मैग्नेटिक वेरी करे वहाँ अगर चार्जेस सेपरेट होगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, मतलब मूव कराना नहीं, ये मूव तो कर ही रहा है ना, मूव कराना वेलोसिटी है। ये मूव तो कर ही रहा है, फोर्स तो लग ही रहा है। हाँ जी। अब उन फोर्सेस के कारण से कौन से इलेक्ट्रॉन्स किधर जा करके जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो हम कर सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं अलग से, वो भी अलग से निकाल सकते हैं चारों पोर्शन का। जैसे ये अभी हम कह रहे थे, अब देख लो भाई क्यूबी क्रॉस बी, तो आप यहाँ देख लो क्यूबी क्रॉस बी, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, अब वो कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हमारी नज़र किस पर है? अभी हमारी नज़र इस बी पर है, और भी को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस लूप में ईएमएफ निकाल लो और करंट निकाल लो। अब वो कहाँ पे चार्जेस जमा हो रहे हैं, कहाँ यहाँ का चार्ज डेंसिटी कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन हमें इस V को निकालने के लिए उसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो हमको अगर इसका करंट ये 10 माइक्रो एम्पियर दे रखा है, इस करंट तक मुझे पहुँचना है इन टर्म्स ऑफ दैट V, और वो मिल गया हमें तो हमारा इक्वेशन बनेगा। तो उस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं, राइट। हम इस प्रकार के सवाल जरूर बना सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हाउ मच इज द चार्ज डेंसिटी हियर, हाउ मच इज द चार्ज डेंसिटी हियर, इस तरह के सवाल हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने योजना के अनुसार, एज एट अ सर्टेन टाइम t हाउ मच इज फ्लक्स। अब फ्लक्स किसको बोलते हैं? फ्लक्स बोलते किसको है? Lines of force. ऐसा ना, इसको फ्लक्स बोलते हैं ना। जो पहली बात कि जब फ्लक्स बोल रहे हैं तो आई हैव ए डेफिनेट एरिया इन माय माइंड, एक डिफाइंड है कि ये एरिया, इस पर फ्लक्स बताओ, ठीक है। तो अभी मेरा जो डिफाइंड एरिया है वो ये लूप है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है वो हमारा टारगेट एरिया है, उसी पर इस B डॉट डी एस को अपने को इंटीग्रेट करना है और इसका टोटल करना है, ठीक है। और अब B देखें, इतने पूरे को करना है, इतने पूरे पे ये फाई निकालना है, ये B डॉट डी एस निकालना है। अब ये B यहाँ अलग है और ये B यहाँ अलग है और ये B यहाँ अलग है और ये B यहाँ अलग है, ठीक ना। तो इसलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट B रहता है यहाँ जितना उतना ही, यहाँ उतना ही, यहाँ उतना ही, यहाँ उतना, तो हम इसको बाहर निकाल देते इस B को और उसका एरिया केवल देख डालते, सारे एरिया में एरिया जोड़ देते और फिर उस B से मल्टीप्लाई कर देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन अभी ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की अपेक्षा कैसा है? ज़्यादा है, तार के नज़दीक है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वो बदलता जा रहा है। ये जो D यहाँ लिखा है ना, इसको मुझे X लिखने की इजाज़त दे दीजिए। अभी तुरंत थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर X लिखा हुआ है, इसको Y कह देता हूँ। Y भी ऊपर लिखा है। Y भी ऊपर लिखा है, तो और कुछ बता दो भाई। R ले लीजिए। R ले लो, इसको R ले लो। ओके, तो किसी टाइम t पर ये डिस्टेंस R है, वैल्यू तो दे नहीं रखा ना अभी,
तो किसी टाइम टी पर ये डिस्टेंस आर है, किसी जनरल टाइम टी पर, एट टाइम टी ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर। और यहां से फिर मैं कुछ ये x डिस्टेंस ऊपर चलता हूं, फिर वो ये वाला x आ गया। y डिस्टेंस हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो मैं कहीं पे भी ओरिजिन ले लेता हूँ, या चलो इसको h बोल देते हैं। यहाँ से h डिस्टेंस ऊपर आते हैं, यहाँ से h डिस्टेंस ऊपर आते हैं। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो यहीं पे एक छोटा सा डी बना लेते हैं, और ये h इंटू डी एच, ये जो छोटा रेक्टेंगल है जिसका विड्थ डी मैंने बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल लिया हुआ है, और इतनी दूरी के अंदर में इसका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन नेग्लिजिबल है, ओके। लेकिन नेग्लिजिबल कहते समय में मेरे को कोई आशंका और पश्चाताप नहीं हो रहा है कि बदलता तो है लेकिन फिर भी हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मेरे मन में। क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक लिमिट लेते हैं। इंटीग्रेशन इज ए लिमिट ऑफ समेशन। हम चीज़ों को जोड़ेंगे, इस पे निकालेंगे ऐसा ही डी एच यहाँ ले करके सबको जोड़ेंगे, लेकिन वो डी एच में जुड़ेगा, लेकिन अंत में उस जोड़ का हम लिमिट निकालेंगे एज डी एच टेंड्स टू 0। तो ये जो डी एच लेने के कारण से यहाँ पर हमने थोड़ी घपलेबाजी की है। जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस स्ट्रिप के ठीक नीचे में और इसके ऊपर तक हमने एक ही बी लेने वाले हैं। ये तो है, तो थोड़ी घपलेबाजी तो है, एक ही बी तो है नहीं, बी तो इस डी एच के अंदर भी बदला है, लेकिन मैं नीचे वाले का बी लिखूंगा और पूरे डी एच से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन ये जितना मैंने घपला किया है उसका लिमिट 0 है। अंत में जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वो मैं लिमिट लूंगा, मैं लूंगा नहीं, लेकिन वो पूरा फॉर्मूले जो निकलते हैं इंटीग्रेशन के वो लिमिट ले ला करके ही निकलते हैं, ओके। तो इसलिए बिल्कुल भी एरर नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल भी एरर नहीं करने वाला हूं, इसको नेग्लेक्ट करने के बावजूद भी, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ ये नीचे वाले हिस्से पे, स्ट्रिप के नीचे वाले हिस्से पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे और इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस एरिया को हम कह देते हैं बी, कह देते हैं इसको। बी तो यूज नहीं हुआ ना अभी तक, तो बी कितना है अपना 2 सेंटीमीटर को बी कह रहा हूं मैं, ओके। क्योंकि 2 लिखूंगा तो साथ में सेंटीमीटर भी लिखना पड़ेगा, और नहीं तो 10 पावर -2 से कन्वर्ट करके एसआई में ले जाना पड़ेगा। और बी लिख दूंगा तो मुझे कुछ भी कन्वर्शन की जरूरत नहीं है, बी है अपना स्मॉल बी। इसी तरह से ये जो पूरा 4 सेंटीमीटर है इसको मैं एल लिख देता हूँ, इसको एल लिख देता हूँ। एल कितना है 4 सेंटीमीटर। ये वाला आर है, ये वाला एच है। अब मुझे यहां पे लिखना है मैग्नेटिक फील्ड, ये बी लिखना है, कहां पे, यहां पे। अब बताओ, ये करंट है कैपिटल आई, इन्होंने खुद ही कैपिटल आई लिखा है, मैं उसको यूज कर लूंगा। कैपिटल आई करंट है, उससे आर डिस्टेंस ये है एच, और तो करंट से कितनी दूरी पे हो गया ये आर प्लस एच दूरी पे हो गया। तो इस करंट के कारण ये लंबा लॉन्ग वायर है ना, लिखा ही होगा इन्होंने यहाँ पर, द वायर फ्रॉम ए थिन लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। तो लॉन्ग वायर है, आर प्लस एच दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, और फिर यहाँ आर और फिर यहाँ पे एच, ठीक ना। इसे भी याद रखना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स या 2 पाई डी, वो भी याद रखने की चीज है, वो भी याद रखने की चीज है।
तो ये हुआ अभी क्या बी, किधर डायरेक्शन Upwards, बाहर की तरफ ऐसे सर्कुलर बाहर की तरफ, यहाँ पे चाहिए बाहर की तरफ, outward, इधर, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में, जिधर करंट है दाहिने हाथ का, राइट हैंड थंब हो गया। हाँ अंगूठा लगाओ, उंगलियां मोड़ो, जिधर उंगलियां जा रही हैं, जिस पॉइंट पर चाहिए फील्ड वहां पर उंगलियों के किनारे लाओ। अगर यहां चाहिए होती तो यहीं पे रुक जाते, ऐसा। अगर यहां चाहिए होती तो इतना मोड़ करके लाते हाथ को, ऊपर में चाहिए तो इतना मोड़ करके लाएंगे हाथ को। तो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है? जेड डायरेक्शन है ना, जेड डायरेक्शन है ना। तो ये तो मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड बी का। अब इसके आगे लगा दीजिए के कैप, ये बी हो गया, डॉट ds एरिया कितना लिखूं? डी इंटू ये है मेरा b और ये है dh, तो एरिया हो गया b इंटू dh। ये किधर लिखे, डायरेक्शन किधर लिखे? एरिया एरिया वेक्टर किधर लिखूं? नॉर्मल दो दो नॉर्मल है ना, एक इधर एक उधर। वहां तो राइट हैंड रूल लगा लिया, करंट के लिए तो ये लगा लिया। यहाँ भी देखो दो डायरेक्शन थे, इधर थे और इधर था। तो ये तो अंगूठा अंगूठा लगा करके और देख लिया कि अच्छा चलो के कैप। यहाँ कौन सा अंगूठा लगाऊं? ये एरिया लिखते समय, बीडीएच लिखते समय, इधर से अपन देख रहे हैं, हम उधर से देख ले तो पीछे जाके देखेंगे तो नहीं पलट दे, नहीं बोलेगी। के की जगह माइनस के लिखे, पीछे जाके देखे तो इस तरफ ही है। क्यों? सर इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, हम r प्लस एच को ना लेकर के, मतलब सवाल है कि नीचे से एक डिस्टेंस ले लें x, वो भी कर सकते हैं क्या? फिर लिमिट हम चेंज कर यहाँ से यहाँ तक हाँ कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, अंत में मेरे को ये भी दे रखा है कि ये डिस्टेंस जिस समय 4 सेंटीमीटर हो, उस समय का ब्ला ब्ला इतना करंट है 10 माइक्रो, तो ये डिस्टेंस कहीं तो लाना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए इसको एक दे दिया डेफिनेशन, r बराबर 4 रखेंगे बाद प्लानिंग दूर तक तो उसी। So phi should be positive ना, तो direct- Why should be phi positive? phi को पॉजिटिव होने की क्या बाध्यता है? phi को नेगेटिव नंबर से प्यार क्यों नहीं हो सकता? क्या नहीं? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में एरिया होता है। कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट? अभी कहाँ है मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेट कहाँ है अभी? एक्चुअली इट इज योर चॉइस, एक्चुअली इट इज योर चॉइस। जब हम किसी लूप के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सोचते हैं, तो लूप अगर एक प्लेनर लूप है मान लो सिंप्लिसिटी के, तो अगर लूप का एरिया जो जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर मुझे उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिखना होता है। बट उसमें दो डायरेक्शन हो गए, एक साइड और दूसरा साइड, उस एरिया के एक साइड और दूसरा साइड। इधर वाला है एरिया वेक्टर कि उधर वाला एरिया वेक्टर है, इट्स आवर चॉइस। और उस लूप की जो बाउंड्री है, उस लूप की जो बाउंड्री है, जैसा भी लूप है जिस भी शक्ल का, यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो उस बाउंड्री में, उस बाउंड्री को सोचिए, उस कर्व को सोचिए। उस कर्व के एक पॉइंट से शुरू करके उसी पॉइंट पर वापस आइए पूरा चक्कर लगा करके, तो आप यूं भी वापस आ सकते थे और यूं भी वापस आ सकते थे। इट्स योर चॉइस नाउ। अगर आपने बोला कि हम ऐसा चलेंगे, इस लूप पर हम ऐसा चलेंगे, आई विल कॉल दिस है द पॉजिटिव सेंस ऑफ द लूप, आपकी मर्जी है। पॉजिटिव सेंस ऑफ लूप अगर ऐसा कहेंगे आप, तब एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन तय हो गया। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज चूज किया है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह रहे हैं, तो एरिया वेक्टर जो है वो आपकी तरफ होगा। और अगर आपने क्लॉकवाइज चूज कर लिया होता, कोई बुराई नहीं है, तो इसका एरिया वेक्टर जब लिखेंगे
तो हम अपने से दूर वाले डायरेक्शन में लिखेंगे। कौन सा लेना चाहते हैं, ये वाला कि ये वाला? पॉजिटिव। ये वाला लेना चाहते हैं? ओके, तो अगर ये वाले को आप इस सेंस को अगर आप कहिए कि भाई ये जो 10 माइक्रो एम्पियर बह रहा है ना, वो 10 माइक्रो एम्पियर तब बोलेंगे जब ऐसे बहे, उल्टा बहेगा तो -10 बोलूंगा मैं। आप कह रहे हो 10 माइक्रो एम्पियर बह रहा है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि 10 नहीं -10 बह रहा है, तो देखेंगे उस समय में। बट इट्स योर चॉइस। अगर ये हमने इसको पॉजिटिव सेंस ऑफ द लूप बोला है, now this area vector is towards us, and towards us means again k cap, so it is b dh into k cap। माइनस k cap कहते तो ये एरो इधर को लगा देते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करें, इसको थोड़ा सा हल करने की भी कोशिश की जाए। तो किस पे इंटीग्रेट करने को है? और एक जिस समय में एक ही इंस्टेंट की बात हो रही है ना, टी टाइम पर, ये सारा काम टी टाइम, ये कहीं है कुछ आर डिस्टेंस पर है, उसी समय की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, इनिशियल इंस्टेंट और फाइनल इंस्टेंट नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी बीच का इंस्टेंट है ये, लेकिन उस इंस्टेंट पे मुझे फाई निकालना है, टी टाइम पर मुझे फाई निकालना है, एक ही टाइम पे, यहां भी यहां भी यहां भी सब जगह कैलकुलेशंस करना है। इसलिए इसमें खाली h वैरी कर रहा है, देखो dh, बाकी r कांस्टेंट लूंगा कि नहीं? ये r इस पूरे इंटीग्रेशन के दौरान ये r लूंगा, क्योंकि मैं इसी समय पे मुझे पूरा फ्लक्स चाहिए, और इसी समय पे यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, सबको जोड़ूंगा, इस समय का फ्लक्स मिलेगा। फिर टाइम बदलेगा, ये कहीं और चला जाएगा, तो फिर कहूंगा इस टाइम पे फ्लक्स चाहिए। तो इस इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ r वेरी कर, इसे h वेरी कर रहा है। तो अब देखो इसको हल करना है अपने को, क्या क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, बाहर आ गया 2 पाई, कांस्टेंट है, बाहर आ गया r प्लस h बैठा है, h वेरिएबल है, r कांस्टेंट है इस इंटीग्रेशन के लिए। r को बाहर ले जाऊं क्या? नहीं ले जाऊं ना, प्लस लगा हुआ है नहीं ले जाऊं, ये पूरा साथ में ही रहेगा। k कैप बाहर ले जाऊं क्या? जरूरत नहीं है, ले जा सकता था मैं, कांस्टेंट है, लेकिन जरूरत नहीं है। k कैप डॉट k कैप यही 1 हो गया है, तो उसको ले जाना नहीं है। स्मॉल b ले जाऊं क्या? स्मॉल b ले जाऊं, स्मॉल b ले गया, और कोई ले जाने वाला तो नहीं बच गया, सब गोल घेर गए, सब गोल घेर गया, ये छूट गया, केवल ये छूट गया ना, ये गोल घेर गया, 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 बाहर ले गए, तो बच गया है मुझे इंटीग्रेशन, सीधा सीधा बचा ऊपर में dh अपॉन r प्लस h, और इसमें h वेरी कर रहा है। h का इनिशियल वैल्यू 0 to 4। हाँ, h का 0 करेक्ट, क्योंकि हमने h r प्लस h लिखा है, r प्लस h लिखा है, तो शुरुआत यहाँ से करना है और वहां तक जाना है, तो 0 से शुरू करना है और कहां तक जाना है? 4। वो जो 10, 15, 5, 2 इंटू 10 पावर, ये सब को लेके चलेंगे ना, तो बड़ा कष्ट होगा बड़े संभल के चलना पड़ेगा। L, X, H, X, B ये सब को लेके चलेंगे तो ठीक है, गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए मेरे नंबर्स पता थे, लेकिन उनको हमने लेटर्स में लिखना पसंद किया। कितना होता है भाई? कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। लॉग मॉड आर प्लस आर प्लस ठीक है, इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाने का जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट करके प्लस सी लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस सी लिख सकते थे क्या? अगर वो लिमिट नहीं लगा हुआ
और लिमिट लगा हुआ है तो प्लस से लिख सकते थे क्या? इनिशियल कंडीशन कैंसिल होने वाला है ना। जब ये रखेंगे तब भी प्लस से लिखना पड़ेगा, फिर माइनस लगा के जब ये रखेंगे एच की जगह तब भी प्लस से लिखना पड़ेगा, तो सी माइनस सी तो जीरो ही होने वाला है। तो लिखने का जरूरत नहीं, लिखने में कोई गलती नहीं है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन के समय में। ये हो गया। इंटीग्रेशन वाले सूत्र तो बहुत सारे याद करनी पड़ते हैं अपने को, पढ़ते हैं ना। तो ये भी तो याद है, log ऑफ 1/x करते हैं, वो log में आ जाता है, 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो ln ऑफ r प्लस h की जगह पे l रखना है और फिर h की जगह पे 0 रखना है। ठीक लिखा गया? पहले h की जगह l रखना है तो इतना लिखोगे, log ऑफ इतना, ln ऑफ इतना, फिर एक माइनस लगाएंगे, फिर ln ऑफ लिखेंगे, फिर यहाँ 0 रखेंगे, r करेंगे। और आपको पता ही है log ऑफ x किसी भी बेस पर और माइनस log ऑफ y ऐसा हो जाए तो इसको आप x बाई y लिख सकते हो। तो उसी का यूज किया है हमने। ये निकला अपना लक्ष्य। ये t टाइम पर है और आगे के टाइम पे जाएंगे तो इसको बदलना चाहिए। t तो है ही नहीं इसमें, तो क्या बदलेगा भाई? r बदलेगा। b फिक्स्ड है, l फिक्स्ड है, r बदलेगा। अलग अलग टाइम पर अलग अलग r है। इस कारण से ये जो फ्लक्स निकल रहा है ये टाइम डिपेंडेंट है, ये समय पे निर्भर कर रहा है ना। तो यहां से फिर हम, ये फाई निकल गया मेरा, ये फाई निकला है, ठीक। और अब हम इस फाई से बनाएंगे डी फाई डी टी, है ना, डी फाई डी टी बनाएंगे। तो यहां से आप डी फाई डी टी बनाएंगे। अभी इंटीग्रेट करवाया था, अभी डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। तो एक बार इंटीग्रेट करो फिर उसी को डिफरेंशिएट करो। तो जिसको इंटीग्रेट करके लाते हैं उसी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वही मिलता है ना। तो काय को किया इतना काम? in terms of इंटीग्रेट जो किया था वो लेंथ के ऊपर, एच के ऊपर किया था। डिफरेंशिएट टाइम पे कर रहे हैं तो वो दोनों मिलके वही पुराना नहीं देने वाले हैं अपने को। राइट, तो करो भाई, जो का त्यों लिख दूं। गुना है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जो का त्यों लिख दिया। अगर बीच में प्लस प्लस कहीं माइनस माइनस होता तो जो का त्यों मत लिख देना, 0। ओके, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करूं? इसको ऐसे करते हैं, 1 प्लस एल बाई आर। 1 प्लस एल बाई आर। हाँ राइट, करेक्ट। इसको लिख सकते हो 1 प्लस एल बाई आर। ऐसा ही था क्या? यस। और था पहले क्या था यहाँ पे? ऐसा था ना, ऐसा था ना। यस। हाँ, उसकी भी जरूरत है हमें। तो लॉ को डिफरेंशिएट करना है। ये आपका फंक्शन और फंक्शन वाली वैरायटी है। तो पहले इसकी अपेक्षा इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x का 1/x हो जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो r ऊपर, r प्लस l नीचे। इसीलिए इसको भी बता के रखा हुआ था। और अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसकी अपेक्षा? टाइम की अपेक्षा। और इसमें ये l तो है कांस्टेंट, ये r टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इसको मुझे करना है, तो यहां भी फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। पहले r से करो, कर इस 1 का 0 बन गया, इसका बन गया माइनस l बाई आर स्क्वायर बन गया, और उसके बाद फिर डी आर बाई डी टी हो गया। ठीक। अब देखिए, ये r तो अपनी जगह ठीक है। अब ये पूरा डिफाई डी टी निकल गया मुझको हर इंस्टेंट के लिए। r का जो वैल्यू रख दूंगा उस समय वाला निकल जाएगा ये। तो ये ठीक है, जो जिस r पे मुझे निकालना है, किस r पे निकालना है? 4 सेंटीमीटर पे ना।
तो उसको वो हम रख देंगे r बराबर 4 सेंटीमीटर रख देंगे, तो डिफाई डी टी उस समय का निकल जाएगा। यहाँ भी रख देंगे, r l पता ही है, यहाँ भी रख देंगे, ये बच गया है डी आर टी। v by 2 it's v by 2 by component of velocity। डी आर डी टी ये कैसे बदल रहा है? डी आर डी टी ये r डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस रेट से बदल रहा है? y component of velocity y कम v by 2। ये पूरा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो कुछ इधर भी आ रहा है और कुछ ऊपर भी आ रहा है, यानी ये r डिस्टेंस भी बदल रहा है। और साथ में अगर यहाँ से कोई किसी पॉइंट से और इसका डिस्टेंस देख रहे होते तो वो भी बदल रहा होता, लेकिन मेरे को उसका काम नहीं है, मुझे खाली डी आर डी टी से मतलब है। तो ये कितना ऊंचा उठ रहा है यही देखना है ना, तो y डायरेक्शन में किस रेट से ये r बदल रहा है, so that is the y component of this velocity v by 2 है ना। तो ये r dr dt जो है ये है v by 2, ये बाकी सब पता है आपको, बाकी सब पता है आपको। और ये जो डिफाई dt मिला ये क्या मिला? EMF मिला, ठीक, ये मिला मुझे EMF मिला, माइनस भी लगा लो आप, इसके माइनस को EMF कहते हैं, इस माइनस को वहां घुसा दो, ये EMF मिला। और अब EMF से क्या करूं? करंट में जाके जाऊं, रेसिस्टेंस से भाग लगा दूं, इस लूप में इतना EMF है, और जो रेसिस्टेंस है उसे भाग लगा देंगे हम तो करंट मिल जाएगा। तो इसको आप भाग लगा दीजिए उस रेसिस्टेंस से, कैपिटल R तो यूज नहीं किया ना मैंने, हाँ, उस रेसिस्टेंस से आप भाग लगा दीजिए तो आपको करंट मिल गया। करंट आपको पता है, करंट आपको पता है, ये पता हो गया, म्यू नोट आपको पता है ना, 2 पाई भी पता है, I पता है, B पता है, R पता है, L पता है, सब कुछ पता है ना आपको। केवल dr dt जिस समय आप लिखेंगे तो ये v एक बीच में आ जाएगा जो पता करना है, तो कर लेंगे, ठीक। तो ऐसा करके v निकाल देंगे, और इसमें जो कहा गया है कि v का वैल्यू भरो भरो, ओके, ठीक है ना। चल, अब क्या प्रश्न मैंने नहीं लिया था? एक क्वेश्चन जी जी, वो जो नेगेटिव ले रहे हैं तो करंट नेगेटिव क्यों मान रहे हैं? हम कुछ नहीं मान रहे, हमने ये माइनस डी फाई डी टी, लोग बोलते हैं कि E बराबर होता है माइनस डी फाई डी टी, ठीक है, और हमने ये डी फाई डी टी का वैल्यू निकाला, माइनस उधर था, उस माइनस को हम इधर ले लेते, निकाला, वो अगर मुझे पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि आ रहा है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ गया मुझे, तो मैं कहूँगा कि भैया ये 10 माइक्रो एम्पियर बोले हो ना, अच्छा बोले हो, वो ऐसे चल रहा है ये भी मुझे पता चल गया साथ में। और अगर कहीं ये सब कैलकुलेशन करके dr dt ये वो सब करके ये पूरी चीज मुझे नेगेटिव आ गई होती, ये E मुझे नेगेटिव आ गया होता, तो हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, 10 माइक्रो एम्पियर आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, मैं बताता हूँ किधर चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको लेके कैलकुलेशन किया था और मुझे नेगेटिव आ रहा है। कि मैं अलग से चूज कर लूंगा तो बदल जाएगा। हाँ सर, अगर हम कुछ नहीं बदलेगा, वो मैं कुछ नहीं बदलेगा, अगर आप के को अलग से चूज कर लोगे ना तो कुछ भी नहीं बदलेगा, सब वहीं के वहीं आके अंत का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। सर अगर हम k को माइनस k ले लें यहाँ, तो फिर हमारा करंट नेगेटिव वो निकलेगा, हमने माइनस निकलेगा ना, तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ से। देखो ये वाला के नहीं बदलने वाला है, वो नहीं बदलेगा, ये वाला के बदलने वाला है। अगर हम वैसे अज्यूम करें तो हम बाद में बोल सकते हैं नहीं करंट ऐसे नहीं ऐसे है। अगर हमने के का माइनस के कर लिया तो ये सारी चीज जो आ रही है उसका नेगेटिव आएगी, तो जो अभी मुझको अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव आएगा, और मैं बोलूंगा अच्छा भैया मैंने इसको बोला था, वो रॉन्ग, गलती हो गई, ये सही है। ऐसे ये वाला सही है। एरिया को बाद में चेंज हो, हमने कुछ नहीं चेंज किया, जो अज्यूम किया उसका अपोजिट कर लेंगे। हमने बोला था कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन, मैंने बोला कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और मेरे को उत्तर आया कि योर करंट इज -10 माइक्रो एम्पियर। क्या मतलब?
क्या मतलब? मेरा जो करंट का इनिशियल डायरेक्शन मैंने चूज किया था वो करेक्ट उसके उल्टा है, नॉट कि वो गलत है, उल्टा है। करंट उसका उल्टा है, करंट निगेटिव है। ये इसको पॉजिटिव मैंने बोला है, इसको पॉजिटिव मैंने बोला है, हाँ बोला है, डंके के चोट पर बोला, अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा करंट जो है -10 एम्पीयर, इस डायरेक्शन में -10 माइक्रो एम्पियर है। ऐसे सर हमने उसी के डायरेक्शन को देख के के डिसाइड किया था, पहले डायरेक्शन। वो आपको अगर गेस कर लिया तो अच्छी बात है। नहीं आपने, हम लोगों ने डिसाइड किया था के को क्या लेना है, तो हमने कहा था कि अगर क्लॉकवाइज रहा तो हम के को प्लस ले लेते हैं। Right. अगर आ गया प्लस तो सही है, नहीं तो फिर वो अपोजिट जा रहा था। करेक्ट। हमने बोला कि ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है मेरी चॉइस है, मैं जिसको चाहूँ उसको पॉजिटिव डायरेक्शन एरिया बोल। में कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसी चीज है जो अपन ढूंढ रहे हैं, नहीं, तो हम अश्यूम कर रहे हैं, मेरी मर्जी। ये जो उसका लूप का जो एरिया है, उसकी जो पेरीफेरी है ना, वो एक कर्व, क्लोज्ड कर्व है। अब क्लोज्ड कर्व को जब मैं देखूं तो उस पर मुझे एक एरो लगाना है करंट का डायरेक्शन निर्धारित करने के लिए। जैसे आप एक्स एक्सिस जब खींचते हो तो एक एरो लगाते हो ना, इधर रहेगा तो पॉजिटिव बोलेंगे, उधर रहेगा तो नेगेटिव बोलेंगे। ओके, तो ये इसमें करंट का डायरेक्शन निर्धारित करने के लिए मुझे एक एरो चाहिए। वो एरो हम ऐसा भी लगा सकते थे और वो एरो हम ऐसा भी लगा सकते थे। किसने मना किया? वो तो करंट के लिए हुआ ना, एरिया के लिए नहीं हुआ एरो। कनेक्शन है। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कनेक्शन है। आप ई बताओ, मैं भी बता दूंगा। यही पूछना चाह रहा तो था। यहाँ Connection पे, है। हाँ, यहाँ पे इस करंट के लिए जो मैंने डायरेक्शन तय किया है और एरिया वेक्टर के लिए जो मुझे यूनिट वेक्टर करना है, उसका डेफिनिट कनेक्शन है। एक बता दो, मैं दूसरा मैं बताऊंगा, उसका चॉइस नहीं दूंगा आपको। वो चॉइस ये पहली चॉइस आपकी, दूसरी चॉइस मेरी, और मेरी भी नहीं, किसी की नहीं। और क्या है वो कनेक्शन? अगर आप देखो लूप को, जिधर एरो लगाना चाहते हो लगा लो, उसके बाद उसको देखो, आप देखो। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ, और अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, तो एरिया वेक्टर आपसे दूर की तरफ। सर यहाँ भी हम थंब रूल राइट हैंड का थंब रूल लगा, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी आप राइट हैंड का थंब रूल लगा सकते हो। अगर आपके फिंगर्स कर रहे हैं करंट के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका थंब, जो राइट हैंड का थंब है, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो ये दोनों का कनेक्शन है आपस में। सर ऐसे ही चॉइस हम एम्पियर सर्किटल लूप में भी बी लेते हैं। तो वो एम वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर, वहाँ से कह सकते हैं एम वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई ए वेक्टर। वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो रहा है। अभी तो करंट ढूंढ रहे हैं, अब उस करंट के कारण से मैग्नेटिक मोमेंट और ढूंढे हम जा करके कि किधर है। जरूरत नहीं ना, बिल्कुल जरूरत नहीं। आप बस इतना ध्यान रखिए, आई क्रॉस जे जैसे खे होता है ना, आई से जे की तरफ आप जाओ, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पे, एक्स से वाई की तरफ जाओ। आप कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना। के किधर निकल रहे हैं? आपकी तरफ निकल रहे हैं, निकल रहे हैं ना। ये एक्स है, ये वाई है। आप एक्स से वाई की तरफ अगर ऐसे आपने सोचा कि ऐसा लूप कैसे बना, एंटी क्लॉकवाइज। के कैप किधर है? कहीं से भी याद कर लो उसको। आपको देखने में एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़े, तो जो करस्पॉन्डिंग वाला वेक्टर है वो आपकी तरफ। आपको क्लॉकवाइज दिखाई पड़े तो आपसे दूर की तरफ। ये बहुत जगह काम आने वाला है। और सिंपल सा ऐसा याद कर सकते हो आप, एक्स वाई जेड से याद कर सकते हो। क्लॉकवाइज आपकी तरफ, के कैप आपकी तरफ। करंट अगर क्लॉकवाइज, एरिया वेक्टर आपकी तरफ। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारा ये एक्स होता, ये वाई होता, क्लॉकवाइज के कैप आपसे दूर की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट में भी क्रॉस प्रोडक्ट। सर हम लोग करंट की डायरेक्शन के हिसाब से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देख रहे हैं। करंट की डायरेक्शन, हाँ से, हाँ करेक्ट। करंट के डायरेक्शन से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन सर जो करंट की डायरेक्शन है वो तो हम लेंस लॉ से देखते हैं ना इसके अंदर। अरे कहीं से भी देखो,
हम तो अभी करंट की हाँ करेक्ट, लेकिन उसको मैं प्लस बोलूंगा कि माइनस बोलूंगा। इंक्रीज करने पर करंट तो पता चल गया, करंट का डायरेक्शन भी पता चल गया लेंस लॉ से कि इधर बहेगा कि उधर बहेगा, सब कुछ पता चल गया, मुझे करंट पता चल गया। लेकिन वो करंट +2 एम्पियर है कि -2 एम्पियर है, ये कैसे पता चला? वो नहीं पता चला ना। उसके लिए हमारे पास चॉइस है कि जिस तरह एक्स एक्सिस में एरो लगाने का मेरे पास चॉइस है, ये दाहिनी तरफ एरो लगाना मेरी मजबूरी है क्या? जब भी एक्स एक्सिस खींचते हैं तो दाहिनी तरफ एरो लगाते हैं, मेरी मजबूरी है क्या? नहीं ना। हम सिर्फ अपनी परंपराओं का सम्मान कर रहे हैं। ऐसा किरचॉफ का भी प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आ रही है, हम सिर्फ उनका सम्मान कर रहे हैं। मेरी मजबूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस जब भी खींचोगे तो जो एरो जो है वो दाहिने साइड में लगाना, और हॉरिजॉन्टल आपकी नोटबुक के जो किनारा है, एज है, उसके पैरेलल ही खींचना, ये कोई मजबूरी है क्या? लेकिन खींचते हो ना, तो हम केवल परंपराओं का सम्मान ही कर रहे हैं। वो आप टेढ़ा भी एक्स एक्सिस ले सकते थे, और टेढ़ा ले लेते तो क्या दायां और क्या बायां। इनिशियली निकाल लेते हैं, इनिशियली इसके करंट की डायरेक्शन पता चल जाता है लेंस लॉ से, करंट का डायरेक्शन पता चलता है तो इनिशियली हमारा फिक्स हो जाता है एरियल वेक्टर प्लस के या माइनस के। माइनस आ ही जाता तो हम कौन सा पहाड़ टूट जाता। भाई गलत, उल्टा अगर चूज कर ही लोगे तो बजाय इसके कि एक और हम लेंस लॉ से जाके पहले करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करें और तब एरो लगाएं ताकि मुझे प्लस आए, उसकी जगह माइनस आ जाने दो। जब आ जाएगा तो कह देंगे देखो भैया, नहीं हम रिवर्स नहीं करेंगे, हम रिवर्स अगर देखो इसी डायरेक्शन में करंट है -10 एम्पियर, -10 माइक्रो एम्पियर है, जो समझना है समझ लो। जैसे केवीएल में भी होता था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में करंट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, माइनस की आ जाती है। हाँ, तो इस सवाल को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आगे, और पूरा जो लॉजिक है, थॉट प्रोसेस है, प्लान किया हमने कैसे, वो सब कुछ लिखते हुए इसको आप पूरा कीजिएगा। मैं एक प्रश्न और लेना चाहता हूँ थोड़ा जल्दी से, क्योंकि हम सर इसका आंसर 2 मीटर्स पर सेकंड आ रहा है ऐसे। अब जो भी आता हो वो गणित आप करना। तो आपका प्रश्न मैं ले रहा हूँ, अगर मोशन नहीं हो रहा है, लूप है लेकिन उसमें मोशन नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, हमारे पास में एक लूप है और ये स्थिर है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जिस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड खुद ही टाइम डिपेंडेंट है। तो जब मैं इसका फ्लक्स कर रहा हूं तो टाइम के साथ ये बी बदल रहा है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा, तो क्यू वी क्रॉस बी इज 0। हर टाइम पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ता है, जब वेलोसिटी ही नहीं है चार्ज पार्टिकल में तो उस पर फोर्स लगना नहीं है, वो नहीं चलेगा इस फोर्स के कारण से। लेकिन अब दूसरी बहुत प्यारी फिजिक्स आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का एक तरीका जो हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते हैं कि एक चार्ज रख दो कहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। कूलम्ब्स लॉ के लिए Q/4πε0 r², r कैप डायरेक्शन सब कुछ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का एक तरीका है ये कि चार्जेस रख दीजिए यहाँ वहाँ। एक और भी तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करो और उसको टाइम के साथ चेंज करो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये जो डीबीडीटी है, this creates electric field and this electric field follows this rule। अगर कोई Q चार्ज रख देंगे ना यहाँ पे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही वाला फोर्स लगाएगा जो चार्ज वाले लगाते हैं। तो इसलिए ये वैलिड, वेरीफाइड, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसकी कोई नागरिकता जांचने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इसकी प्रकृति Q वाले की प्रकृति से इस इक्वेशन के अलावा, ये तो इक्वेशन फॉलो करता है, बेसिक रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एक बहुत अलग किस्म का इसका गुण है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कर होती हैं इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो चार्ज के कारण से, चार्जेस के कारण से, प्लस माइनस कहीं कहीं चार्जेस हैं, उनके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लाइंस नहीं होती। वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती हैं, या इन्फिनिटी से आती हैं घूमती फिरती, या इन्फिनिटी जाती हैं टहलती टहलती, क्लोज नहीं होती हैं। और इस कारण से इसके लिए पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी डिफाइन की जा सकती है, पोटेंशियल डिफरेंसेस के टर्म्स में बातें की जा सकती हैं। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैसा नहीं किया जा सकता है, राइट? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपने यहाँ बी चेंज किया है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है डीबीडीटी के कारण से, वो ड्राइव करता है चार्जेस को, वो करंट प्रोड्यूस करता है, वो उससे ईएमएफ बनता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ईएमएफ बनता है और वो करंट को ड्राइव करता है। और मजे की बात है कि आप अपना फ्रेम बदल लो, जो चल रहा था वो नहीं चलेगा और जो नहीं चल रहा था वो चलेगा। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया एक मैग्नेट से, यहाँ इस मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, कोई मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रहा है टाइम के साथ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है ना? और मैग्नेटिक फील्ड आप चलाओ तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, इंड्यूस्ड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। लेकिन आप साथ साथ चलो ना, आप भी अपनी साइकिल उठा लो, मैग्नेट चल रहा है, आप अपनी साइकिल चलाओ, तो आप क्या देखोगे? मैग्नेट नहीं चल रहा है, वो लूप चल रहा है। मेरे एक्सपेरिमेंट में लूप फिक्स था, मैग्नेट चल रहा था, और हम कह रहे थे देखो मैग्नेट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो करंट ड्राइव कर रहा है। लेकिन जो साइकिल उठा ली और मैग्नेट के पैरेलल हम भी उसी स्पीड से चलने लग गए, तो हम कहेंगे अरे कहाँ मैग्नेट चल रहा है, तो लूप चल रहा है। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चल ही नहीं रहा है तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ तो बदल ही नहीं रहा है, लेकिन लूप तो चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, क्यू भी क्रॉस बी से ड्राइव हो रहा है। जिसने साइकिल नहीं पकड़ी है वो कह रहा है क्यू ई से ड्राइव हो रहा है, और जिसने साइकिल पकड़ ली उसने कह रहा है ना क्यू वी क्रॉस बी से ड्राइव हो रहा है। टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म्स, बट द एंड रिजल्ट इज सेम, उतना करंट बहेगा। ओके, तो बड़ी प्यारी प्यारी कहानी है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मेरे पास समय है बिल्कुल लेने के योग्य। अगला स्लाइड। ऑलराइट, तो आपके स्क्रीन पे जो सवाल है उसको देखिए, और इसमें कहा जा रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at a point x equal to -L, y equal to -h। टुकड़े टुकड़े में पढ़ना, कई बार सेंटेंसेस लंबे लंबे होते हैं सवाल में, तो कहीं कॉमा मिल जाए बस उतना ही पढ़ना। यहाँ मुझे कॉमा मिल गया है तो मैं इतना ही पढ़ रहा हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m विच इज 0.2 kg। अच्छा, पिछले सवाल में जो चित्र दिया गया था मुझे, वहां पे इस वायर में और इस लूप में यहाँ पे d लिखा गया था,
और हमें पसंद नहीं आया R+. और हमने इसको हटा करके इसको आर लिखा, वो क्यों नहीं पसंद आया? DDT हो जाता है. हाँ DDT हो गया. जहाँ DRDT आया है वहाँ DDDT आता है वो कुछ DDT जैसा लगता है तो इसलिए मैंने उसको D हटा करके R किया था। अच्छा, तो ये जो पार्टिकल है, दिस ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट इन द XY प्लेन एट ए पॉइंट x इक्वल टू -L एंड y इक्वल टू -h। तो यानी मेरे एक्सेस कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या? ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही कुछ है ना। वो कोऑर्डिनेट मुझे कहा जा रहा है कि एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू -L एंड y इक्वल टू -h। तो अर्थात जो शुरू में रखा गया है वो क्यों था, पहला दूसरा तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों ही नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। वेयर L इज इक्वल टू 10 मीटर, वेरी गुड। L ये है और h ये है एंड L इज इक्वल टू 10 मीटर एंड h इज इक्वल टू 1। बहुत बड़े ज्ञानदायिनी लैब में ये सब सवाल बनाए जा रहे हैं। 10 मीटर 10 मीटर और इधर में 1 मीटर। हाँ, तो लंबा मामला है। मैं भी थोड़ा यहाँ पे बना दूँ, थोड़ा यहाँ पे बना दूँ। ये 10 मीटर और ये जो है h, ये हमारा 1 मीटर। द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट टाइम t इक्वल टू 0, अभी रेस्ट में था, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट टाइम t इक्वल टू 0, तब तक रेस्ट में है। और किस तरफ एक्सेलरेट किया गया है? अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और वो एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन, स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। द एंगुलर इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है और इस पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क पूछा जा रहा है with respect to the origin. In SI units are represented by L vector and tau vector respectively. तो एक L वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और एक tau वेक्टर है टॉर्क का वेक्टर। और दोनों ही चीजें किसके अबाउट पूछी जा रही है? ओरिजिन के अबाउट पूछी जा रही है, नॉट पूछी जा रही है, कहा जा रहा है इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन इन SI यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय L वेक्टर एंड tau वेक्टर रेस्पेक्टिवली। यहाँ इन SI यूनिट लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब L वेक्टर ही लिख रहे हैं तो फिर क्या? हाँ, और tau वेक्टर। The unit vectors I cap, J cap and K cap are along the positive x, y and z direction universally accepted. उसको भी लिखने का मत काम था। If K cap is equal to I cross K, if K cap is equal to I cap cross J cap, ये भी हमारी शाश्वत परंपरा है ये। Then which of the following statements is or are correct? One or more options can be correct. So ये सब इंफॉर्मेशन इस सवाल में दी गई है। और पहला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। The particle arrives at the point x equal to L, y equal to -h, यानी यहाँ पहुँच गया वो पार्टिकल, यहाँ पे पहुँच गया वो पार्टिकल a एक्सेलरेशन से चलता चलता ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया।
और ये है L एंड माइनस H। और ठीक ही है, जब रेस्ट से चल रहा है और ए एक्सेलरेशन जो है जो एक्स डायरेक्शन में है, तो उसको तो एक्स डायरेक्शन में ही मूव करना है, वाई डायरेक्शन में तो कोई कभी वेलोसिटी उसको मिलने वाली है नहीं, तो इसलिए वाई का मान चेंज नहीं हो रहा है। जो एच यहाँ माइनस एच लिखा गया है वही माइनस एच यहाँ है, इधर से इधर पहुंच गया है, तो माइनस एल का वो प्लस एल हो गया है। ओके तो एट टाइम 2 सेकेंड पता करना है कि कितने टाइम पे पहुंचा, या 2 सेकेंड पर कहाँ पहुंचा, कुछ भी पता कर लें तो ऑप्शन ए ठीक है कि नहीं है वो पता चलेगा। ठीक है, तो मामला तो काफ़ी आसान सही लगता है, लेकिन और क्या है, और तो कुछ है नहीं। एक बार फिर से पढ़ लूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास इतना इज इनिशियल, अच्छा वो ओके, ये अगले ऑप्शंस के लिए मैं देख रहा था कि इसका कहाँ उपयोग हो रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस चल गया भाई? 2L चल गया, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, कितना टाइम लगने वाला है, उसके साथ क्या रिश्ता होगा? तो आप टी निकाल डालो और पता कर लो ऑप्शन ए सही है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी, torque is equal to 2k cap when the particle passes through the point x equal to L, y equal to minus h। टॉर्क निकालना है। ओके, जब यहां से पास कर रहा है, जिस समय यहां से पास कर रहा है L माइनस एच, टॉर्क निकालना है। इसके बी ऑप्शन है टॉर्क इज इक्वल टू दिस मच व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू L एंड y इक्वल टू माइनस एच। यहां से जिस समय पास कर रहा है ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन लगातार, ये एक्सेलरेशन ए लगा हुआ है, इस समय में टॉर्क कितना है ये पता करना है, राइट। तो इस समय में फोर्स कितना है इसके ऊपर, कर सकते हैं ना, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इतना ही है ना, रिजल्टेंट फोर्स, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आई कैप डायरेक्शन में, इसलिए मैंने ए आई कैप लिखा है, एक्स डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स, इतना फोर्स है। इस फोर्स का किस डायरेक्शन में है ये फोर्स? आई कैप डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? m इंटू ए। एम मालूम है क्या? ए मालूम है क्या? तो फोर्स भी मालूम हो गया। टॉर्क निकालना है इस समय, इस इंस्टेंट पे टॉर्क निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम? टॉर्क R क्रॉस F। एक फोर्स का एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क R क्रॉस F। ये R क्या बला है? ये R क्या बला है? जहां जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से, और जहां पर वो फोर्स लग रखा है वहां तक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, वहां तक का जो वेक्टर है वो है ये R वेक्टर। यहाँ ओरिजिन से चल रहा है तो पोजीशन वेक्टर हो गया है, ओके। लेकिन जब भी आपको टॉर्क निकालना है, जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपको एक पॉइंट दे रखा होता है, इस पॉइंट के अबाउट, कभी कभी लाइन दे रखी होती है इस लाइन के अबाउट, तो पॉइंट के अबाउट अगर दे रखा है तो बहुत ही आराम का मामला है R क्रॉस F। R जो है वो जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए टॉर्क, वहां से और जहां पर फोर्स लगा हुआ है वहां तक का जो वेक्टर है, ये वेक्टर है R वेक्टर। ठीक है, तो अभी इस R वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या? L H I के J के में कुछ लिख सकते हैं क्या? L I कैप माइनस L J कैप। हाँ, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना, दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर and plus this vector, this plus this is this, triangle law कहते हैं। आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, पहले यहाँ से यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ चले जाओ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे हम कि हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते थे, पहले यहाँ से यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ चले जाओ, तो दिस एंड प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ दो तो ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसा अगर हम चाहते हैं तो बड़ा आसान सा मामला है। ये वेक्टर जो है, ये दूरी L है तो L I कैप है ये, और ये दूरी H है तो ये माइनस H J कैप है।
इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये आर वेक्टर पता चल गया आपको, क्या पता चल गया, एल आई कैप माइनस और ये माइनस एच जे कैप, और फोर्स आपको ये पता चल गया। तो बन गया ये आर क्रॉस एफ, निकाल डालो और देख लो जो टॉर्क लिखा गया है उसमें उतना है कि नहीं है, अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो गलत। ऑप्शन सी, L is equal to when the particle passes through the point L and minus H, x equal to L, y equal to minus H। हाँ सेम पॉइंट है और उसी पॉइंट से जब पास कर रहे हैं तो उस समय इनको L चाहिए। अब उनको L चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, देखो पार्टिकल सीधी रेखा पे चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, किसी ने फोर्स लगा रखा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, लगातार लगा ही हुआ है, जहां भी जाता है फोर्स भी उस पर लगा ही रहता है और इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा उसका बना हुआ है, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, बट इट इज गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन फिर भी उस पर टॉर्क लग रहा है, फिर भी उसका एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, राइट? इसके कारण, क्योंकि जब हम टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कहते हैं तो अबाउट अ पॉइंट कहते हैं, वो पॉइंट कहाँ है उससे डिसाइड होता है कि भाई क्या है, आर क्रॉस एफ क्या है, आर क्रॉस पी क्या है। तो एल की जो परिभाषा है वो है आर क्रॉस पी, हमारे लिए आर क्रॉस एम वी ये है। तो अगर ओरिजिन के अबाउट निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो फिर से हमें आर वेक्टर लिखना होगा, फिर से हमें वी वेक्टर लिखना होगा, फिर से मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा और एल निकाल लेना होगा। सब कुछ पता है अपने को। आर वेक्टर आपने अभी अभी बताया था मुझे, कितना, और वी वेक्टर कितना होने वाला है, यहाँ से चले हैं ना 20 आई, और वी वेक्टर यहाँ पर डायरेक्शन क्या होने वाला है वी वेक्टर का, आई कैप होने वाला है, और मैग्नीट्यूड होने वाला है ए इंटू टी। होने वाला है ना। आई क्रॉस वाले को जब आई क्रॉस वाले से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है, लेकिन जे कैप वाले को जब आई कैप वाले से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आने वाला है, वो जीरो नहीं होने वाला है। तो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो है, ये आर वेक्टर हो गया, ये हमारा वी वेक्टर हो गया, एक मास भी है कहीं पे, वो अंत में जब तक मजबूरी न हो जाए अंकों को नहीं डालेंगे, अक्षरों में काम करेंगे। ओके, बड़ी सुविधाएं हैं अक्षरों में काम करने में, बड़ी सुविधाएं हैं। कुछ गलत अगर हो गया, लिखना था ए लिख गए ए स्क्वायर, पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद ए स्क्वायर क्या लिख दिया हमने, लेकिन 2 की जगह 4 लिख दोगे तो कुछ नहीं पता चलने वाला है। 2 है तो भी ठीक, 4 है तो भी ठीक, 3 है तो भी ठीक, 9 है तब भी ठीक, राइट? तो अक्षरों में बहुत देर तक जहां तक चलना है चले, और जिसके बाद रखना ही अब जरूरी हो जाए तभी रखने की कोशिश करें, फायदे में रहेंगे। तो हो गया, एल निकल जाएगा आपको। तो एल के बारे में जो कहा जा रहा है ऑप्शन सी में वो हो गया। ऑप्शन डी फिर टॉर्क के लिए है, कोई पॉइंट बदल दिया है उन्होंने। डी ऑप्शन है टॉर्क बराबर इतना, व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस एच। कहाँ पे है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस एच, यहाँ पर है ना, यहाँ। तो जिस समय यहाँ से पास कर रहा है, जिस समय यहाँ से पास कर रहा है उस समय के लिए टॉर्क, तो जैसे यहाँ के लिए निकाला था वैसे वहाँ के लिए भी निकाल सकते हैं हम, वो भी काम कर सकते हैं। तो आपके पास एल का एक्सप्रेशन है, नंबर मत रखिएगा, आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन है ना कुछ। अब जरा आप करके देखना, आप dl dt निकाल के देखना क्या होता है।
आपके पास ये भी एक्सप्रेशन है, आपके पास ये भी एक्सप्रेशन है, आप पाओगे सब कुछ है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कहीं कोई रोटेशन नहीं कर रहा है, कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है, सीधा सीधा रेक्टिलिनियर मोशन है। बट यू हैव ए टॉर्क, you have an angular momentum, and the angular momentum changes as a function of time, and dl dt निकालेंगे तो टॉर्क के बराबर निकलेगा। वो सारे इक्वेशन जो हैं वो यहाँ पर वैलिड होते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ही नहीं, तो सीधा ट्रांसलेशनल मोशन है। हाँ। और आप ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करो, नहीं रोटेशन के बिना काहे का एंगुलर मोमेंटम, तो कोई बात नहीं ना, ओरिजिन के अबाउट करना है ना। तो देखो ना, अभी ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो रखने की जरूरत नहीं। What we feel is always R should be circular ही होना है। लेकिन हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।